हेलो बच्चों, प्रियंका साहू कॉमर्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं हमारी वीडियो आप लोग को अच्छी लग रही होगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है? पहला है अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी। देयर आर सर्टेन बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स विच आर डेली यूज इन द बिजनेस वर्ल्ड बिफोर recording the transactions in the book. It is essential to understand these terms have their specific meaning in accounting. These basic terms are called accounting terminology. Accounting terminology क्या होता है बच्चों? जो भी आप बिजनेस में ट्रांजेक्शन करते हुए जो भी टर्म्स को यूज करते हैं उसी सारे टर्म्स को हम क्या कहते हैं? अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है? बिजनेस ट्रांजेक्शन। बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होता है? अ बिजनेस ट्रांजेक्शन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस दैट चेंज इट्स फाइनेंशियल पोजीशन। बिजनेस ट्रांजेक्शन में जो भी पैसे का लेन देन होता है, जो भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है, ठीक है, उसके द्वारा हमारे बिजनेस का जो भी फाइनेंशियल पोजीशन चेंज होता है, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं? बिजनेस ट्रांजेक्शन कहते हैं। इसके बाद इसके कुछ फीचर्स हैं, तो आइए देखते हैं। द चीफ फीचर्स ऑफ अ ट्रांजेक्शन आर: पहला, इट इन्वॉल्व्स एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन्वॉल्व होता है, ठीक है। इसके बाद ट्रांजेक्शंस में बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। ट्रांजेक्शन दो प्रकार का क्लासिफाइड है, एक एक्सटर्नल है, एक इंटरनल है। तो एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन क्या होता है? एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन आर दोज which involve economic activities between two independent business entities such as purchase or sales of goods। ठीक है, दो इंडिपेंडेंट बिजनेस एंटिटी के बीच में गुड्स का परचेज सेल्स होता है, उसी को हम एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन कहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे बच्चों इंटरनल ट्रांजेक्शन क्या होती है। इंटरनल ट्रांजेक्शन आर दोज economic activities that take place entirely within one business entity such as depreciation charge on fixed assets। देखो इंटरनल ट्रांजेक्शन होता है जैसे केवल जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है वो केवल एक बिजनेस एंटिटी के द्वारा हैंडल किया जाता है, ठीक है। जैसे में डिप्रिसिएशन, अब डिप्रिसिएशन आपके कंपनी में कोई एसेट्स है, उस पर डिप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है, तो केवल एक बिजनेसमैन ही उसको हैंडल कर रहा है, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे इंटरनल ट्रांजेक्शन। इसके बाद नेक्स्ट है आपका इट्स रिजल्ट्स इन अ चेंज इन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म। इसके जो रिजल्ट्स आते हैं उससे आपके बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन क्या होती है? चेंज होती है। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट, द चेंज मस्ट बी कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी। जो भी चेंज होता है वो मनी के टर्म्स में होता है। आई होप आपको बिजनेस ट्रांजेक्शन समझ में आया होगा। नेक्स्ट, इवेंट क्या होता है? एन इवेंट इज द कंसिक्वेंस और रिजल्ट ऑफ ए ट्रांजेक्शन। जो भी ट्रांजेक्शन का रिजल्ट आता है उसी को हम इवेंट बोलते हैं। इसके बाद हम देखेंगे अकाउंट। इन एक्चुअल प्रैक्टिस द इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन ऑफ लाइक नेचर आर रिकॉर्डेड, एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड एट वन प्लेस। ठीक है, जो भी ट्रांजेक्शन होता है सारे को एक प्लेस पे क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं। एन अकाउंट इज अ लेजर record in a summarized form of all the transactions that have taken place with the particular person or things specified। अकाउंट लेजर को रिकॉर्ड करता है समराइज फॉर्म में जितने भी सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर स्पेसिफाइड थिंग्स में। फिर इसके बाद अकाउंट को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दो साइड्स में। एक आपका होता है लेफ्ट हैंड साइड जिसको हम क्या कहते हैं? डेबिट। डेबिट को डीआर से डिनोट करते हैं। एक होता है राइट हैंड साइड जिसको हम कहते हैं क्रेडिट, जिसको हम सीआर से डिनोट करते हैं। इसका प्रोफार्मा देखते हैं। ये हो गया आपका डीआर, ये हो गया आपका सीआर। डीआर मतलब डेबिट, सीआर मतलब क्रेडिट। ये दोनों साइड से यहाँ पे पार्टिकुलर, यहाँ पे अमाउंट लिखते हैं, यहाँ पे भी पार्टिकुलर और अमाउंट। ये एक टी शेप में होता है। इसके बाद हम देखेंगे बच्चों कैपिटल क्या होता है। कैपिटल मतलब होता है पूंजी। इट रेफर्स टू द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन अ बिजनेस इंटरप्राइजेस। अमाउंट मे बी इन द फॉर्म ऑफ कैश, गुड्स और एसेट्स। तो जो भी प्रोप्राइटर या जो इन्वेस्टर होता है, ठीक है, प्रेजेंट में जो पैसा लगाता है बिजनेस में, इन्वेस्ट करता है, ठीक है, तो उसको हम कैपिटल बोलते हैं।
चाहे वो कैश के फॉर्म में होता है, चाहे गुड्स के फॉर्म में भी हो सकता है, या एसेट्स के भी फॉर्म में हो सकता है। कैपिटल को हम 3 नाम से जानते हैं। कैपिटल इज आल्सो नोन एज ओनर्स इक्विटी, ओनर्स इक्विटी के नाम से, नेट वर्थ के नाम से, नेट एसेट के नाम से। मान लो आगे अगर आप जब बैलेंस शीट प्रिपेयर कर रहे हो, या आगे जब हम प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे आगे के चैप्टर में, कैपिटल की जगह नेट वर्थ भी दे सकता है, नेट एसेट भी दे सकता है, ओनर्स इक्विटी भी दे सकता है। तो आप इसे घबराइएगा नहीं, ठीक है। सबका मतलब कैपिटल ही होता है, पूंजी होती है। इसके बाद हम देखेंगे कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी। तो जो कैपिटल है, कैपिटल देखो यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं। कैश हो गया आपका 2 लाख का, मशीनरी हो गया 50,000 का, स्टॉक हो गया 1 लाख का, क्रेडिटर हो गया 30,000 का। तो कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स। तो कैश एसेट्स है आपका, मशीनरी एसेट्स है, स्टॉक एसेट्स है, सबको प्लस कर दो, फिर माइनस कर दो क्रेडिट। क्रेडिट मतलब लायबिलिटी, किसी को देना है, पे करना है। तो 30,000 रुपये आप लेस कर दोगे क्रेडिट को, तो आपका आ जाएगा 1,40,000, 1,40,000। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट। बच्चों ड्राइंग क्या होती है? एनी कैश आर वैल्यू ऑफ गुड्स विड्रॉन बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज आर एनी प्राइवेट पेमेंट्स मेड आउट ऑफ बिजनेस फंड्स आर कॉल्ड ड्राइंग। पर्सनल यूज के लिए तो उसको हम ड्राइंग बोलते हैं। जैसे मान लो कि मेरा सोफे का शॉप है, ठीक है, तो मैं सोफे का शॉप में से अपने लिए एक सोफा लेके जा रही हूँ घर के लिए, तो वो मेरा क्या हो जाएगा? ड्राइंग हो जाएगा, ठीक है। अगर वही सोफा मैं किसी को बेचती, मेरा बिजनेस के उसको मैं बेचती, तो क्या हो जाता है? मेरा बिजनेस ट्रांजेक्शन हो जाता है। लेकिन मैं उसे पर्सनल यूज के लिए ले जा रही हूँ सोफे को, तो क्या हो जाएगा? ड्राइंग हो जाएगा। फिर इसके बाद आते हैं लायबिलिटी। इट रेफर्स टू द अमाउंट विच द फर्म्स ओन्स टू आउटसाइडर। लायबिलिटी आर डेब्ट दे आर अमाउंट ओन टू क्रेडिटर्स। देखिए लायबिलिटी क्या होती है? जब कोई पैसा या लायबिलिटी क्या होती है? लायबिलिटी मतलब जब हम किसी बाहरी इंसान को उधार देना है, ठीक है, पैसा पे करना है, तो उसको हम लायबिलिटी बोलेंगे। लायबिलिटी को हम क्रेडिटर्स भी बोलते हैं, कि जिसको हम क्या करना है? उधार दिए उससे, उसका पैसा पे करना है। जिसको पे करना है वो मेरे लिए लायबिलिटी हो जाएगी। एग्जाम्पल में बिल्स पेएबल, क्रेडिटर्स, अनपेड वेजेस। मान लो किसी का वेजेस बाकी है, मेरे यहाँ काम करके आप आए, मेरे यहाँ काम किए, आपका पैसा अभी देना है, हमने दिया नहीं है, तो लायबिलिटी हो जाएगी मेरे लिए कि हमें देना है। लायबिलिटीज क्या है? लायबिलिटी में भी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। 2 पार्ट्स में डिवाइड है, एक इंटरनल लायबिलिटीज, एक एक्सटर्नल लायबिलिटीज। तो इंटरनल लायबिलिटीज देखिए क्या होता है? ऑल अमाउंट्स विच अ business entity has to pay to the proprietor or owners are internal liabilities such as capital and accumulated profit. Internal liabilities क्या होती है? वो पैसा जो हमें ओनर्स को पे करना होता है। जैसे मान लो कि ओनर्स कैपिटल लगाया बिजनेस में, ठीक है, तो वो जो कैपिटल, जो पैसा लगाया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, मान लो 10 लाख रुपए का मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, तो 10 लाख रुपए जो मैंने इन्वेस्ट किया, तो क्या हो जाएगा? बिजनेस के लिए इंटरनल लायबिलिटी हो जाएगा, क्योंकि उसको किसको देना है? ओनर को देना है, ठीक है। सपोज मैं ओनर हूं, तो उसे बिजनेस को पैसा मुझे देना है, तो वो इंटरनल लायबिलिटी हो जाएगी। इसके बाद एक्सटर्नल लायबिलिटी क्या होती है? ऑल अमाउंट्स विच अ बिजनेस एंटिटीज हैज टू pay to the outsider are known as external liabilities such as creditors, bank overdraft, bills payable, loans etc. एक्सटर्नल लायबिलिटी जब कोई पैसा बाहरी इंसान को, आउटसाइडर को पे करना होता है, तो उसको हम एक्सटर्नल लायबिलिटी बोलते हैं। जैसे मैंने आपसे लोन लिया, तो लोन हमें पे करना है, आप बाहरी हो तो हमें पे करना है, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा? एक्सटर्नल लायबिलिटी हो जाएगा। लायबिलिटीज में बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स। लायबिलिटी 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, करेंट लायबिलिटीज। तो पहले देखते हैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। लॉन्ग टर्म आर नॉन करेंट लायबिलिटी, ठीक है। द लायबिलिटी विच फॉल ड्यू फॉर पेमेंट्स इन रिलेटिवली लॉन्ग पीरियड, नॉर्मली आफ्टर मोर देन 1 ईयर। वह पैसा जो हमें 1 साल के बाद पे करना है, ठीक है, तो उसको हम लॉन्ग टाइम लायबिलिटीज बोलते हैं। जैसे में डिवेंचर,
मान लो हमसे किसी ने डिवेंचर मेरे बिजनेस का खरीदा, तो उसको 4 साल 5 साल बाद हमें पैसा पे करना है, ठीक है, तो उसको हम लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में काउंट करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे करंट लायबिलिटीज क्या होती है। करंट लायबिलिटीज रेफर्स टू those liabilities which are to be paid in near future normally within 1 year। वह लाइबिलिटीज जो 1 साल के अंदर, वह पैसा जो 1 साल के अंदर पे करना है, उसको हम कहते हैं करंट लाइबिलिटीज। जैसे में बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेएबल, क्रेडिटर्स, शॉर्ट टर्म लोन। मान लो हमने लोन लिया कि हम 6 महीने में आपको दे देंगे, ठीक है, तो ये सब क्या हो जाएगा, आपका करंट लाइबिलिटीज हो जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया है। अगर समझ में आया होगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए, शेयर कीजिए इसे, और जो भी कमी हो तो प्लीज़ प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, ताकि हम और बेस्ट से बेस्ट वीडियोस क्वालिटीज़ को इम्प्रूव करें डालने के लिए।